हेलो दोस्तों। आज मैं दृष्टि एसन बैंकिंग की तरफ से आप सभी के लिए एमपी इकोनॉमी पर फोकस्ड एक कोर्स लेकर आया हूं। ठीक है, जिसमें हम एमपी इकोनॉमी से जुड़े सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं। दृष्टि एसन बैंकिंग की तरफ से एमपीपीएससी मेंस 2024 को टारगेट करते हुए एक नया कोर्स अनाउंस किया है। उस कोर्स में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं? वो कोर्स है पेपर 3 पार्ट 1, मतलब आपकी इकोनॉमी। इकोनॉमी में क्या क्या? इंडियन इकोनॉमी, एमपी की इकोनॉमी, साथ में स्टैटिस्टिक्स की, मैथ्स की एक यूनिट। ये इसके लिए इंग्लिश मीडियम को टारगेट करते हुए एक्सक्लूसिवली दृष्टि एसन बैंकिंग आपके लिए कोर्स लेकर आया है, जो कि 1499 का है वैसे तो, पर आप सभी के लिए एक्सक्लूसिवली 999 में अवेलेबल है। कब तक? 17 अप्रैल 2024 तक आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं हमारे दृष्टि एसन बैंकिंग के एप्लीकेशन पर जाकर, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले क्या देखेंगे? आज हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं। कौन सा? पेपर 3 पार्ट 1 का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कौन सा? ओवरव्यू ऑफ इंडियन इकोनॉमी। इसकी जो पेपर की थर्ड यूनिट है उसको आज हम कवर करेंगे। अब इस थर्ड यूनिट का सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं टॉपिक की बात करूं तो एक हॉर्टिकल्चर इन एमपी करके एक टॉपिक है। ठीक है, हॉर्टिकल्चर के बारे में हम सब जानते हैं। ये पिछले सिलेबस में भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं। साथ में अब इसको नए सिलेबस में भी जोड़ा है, तो इससे नए क्वेश्चंस और अच्छे क्वेश्चंस बनने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि हॉर्टिकल्चर मध्य प्रदेश में होता क्या है, हॉर्टिकल्चर का सिग्निफिकेंस क्या है, हॉर्टिकल्चर के साथ इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या आते हैं, हॉर्टिकल्चर मध्य प्रदेश में क्या देकर जाता है, साथ में उसको बेटर करने के लिए एमपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, उसके अलावा हम सब या फिर सरकार मिलकर उसको कैसे डील कर सकती है और उसको और बेटर किस तरीके से कर सकती है। साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं 2, 7 और 10 नंबर के फॉर्मेट। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हॉर्टिकल्चर इन एमपी। सबसे पहले तो आपको अगर मान लीजिए कि व्हाट इज हॉर्टिकल्चर करके 2 नंबर में डेफिनेशन आ गई, तो आप क्या लिखेंगे? तो हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन क्या है? इट इज अ साइंस एंड आर्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या है? एक तरीके का साइंस है एंड आर्ट है। किस चीज का? प्रोडक्शन का। अब क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं आप सब यहां पर मिलकर? इसमें हम कर रहे हैं वेजिटेबल, फ्रूट्स और फ्लावर्स का प्रोडक्शन। ठीक है, अब इसमें ना सिर्फ हम प्रोडक्शन करते हैं इनका, उसका यूटिलाइजेशन देखते हैं और उनकी ब्रीड को इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूं तो हॉर्टिकल्चर क्या है? आपको एक तरीके के फ्लावर्स, वेजिटेबल्स या उसी टाइप के प्लांट्स को उगाना है, उनको प्रोड्यूस करना है, उनका यूटिलाइजेशन किस बेटर तरीके से हो सकता है उस पर फोकस करना है, साथ में उनकी ब्रीड को इंप्रूव कैसे कर सकते हैं वो देखना है। तो जो हॉर्टिकल्चर का जो मीनिंग होता है, जो वर्ड मीनिंग होता है, वो क्या होता है? क्रॉप्स विच आर कल्टिवेटेड इन गार्डन। मतलब आपके या किसी भी गार्डन में जिस भी तरीके की, जैसे गार्डन में हम जनरली क्या करते हैं, किचन के पीछे गार्डन होता है तो वहां जनरली क्या करते हैं, सब्जियां उगा लेते हैं, जिसको किचन गार्डन नाम से हमने आजकल मॉडर्न टर्मिनोलॉजीज में टर्म करने लगे। उसके अलावा जैसे आपने देखे होंगे संतरे के बगीचे होते हैं, अमरूद के बगीचे होते हैं, नींबू के बगीचे होते हैं। जितने भी तरीके के फ्रूट्स, फ्लावर्स और वेजिटेबल्स होती हैं, उनकी फार्मिंग, उनकी क्रॉपिंग को क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या है? इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोडक्शन, यूटिलाइजेशन एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड फ्लावर्स। ठीक है, जो कि ह्यूमन फूड और नॉन फूड आइटम्स में इंक्लूडेड रहते हैं। अगर मैं बात करूं कि हॉर्टिकल्चर की क्या क्या ब्रांचेस हो सकती हैं, तो वही वाली ब्रांचेस कौन सी? फ्रूट, फ्लावर्स और वेजिटेबल वाली। भाई हमने यहां लिखी है। जैसे कि एक ब्रांच होती है पोमोलॉजी, जिसमें क्या करते हैं, हम फ्रूट्स की स्टडी करते हैं। एक ब्रांच होती है फ्लोरिकल्चर, जिसमें हम फ्लावरिंग और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा ऑर्नामेंटल क्रॉप्स कौन सी होती हैं। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा मोती जो होता है, पर्ल जो होता है, उसकी फार्मिंग होती है। ठीक है, तो वो भी एक तरीके का क्या है? हॉर्टिकल्चर वाली मेथड है। उसके अलावा ओलेरिकल्चर, जो कि वेजिटेबल की क्रॉपिंग और फार्मिंग से रिलेटेड एक टेक्निक होती है। ठीक है, अगर हम हॉर्टिकल्चर के एस्पेक्ट में देखें तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ऑक्यूपाई 3.25% ऑफ टोटल क्रॉप एरिया ऑफ द स्टेट। अगर मान लीजिए कि एक 100% एरिया है जिसमें क्रॉप हो रही है, उसमें से 3.5%, 3.25% के आसपास जो क्रॉपिंग एरिया है वो किसने कवर किया हुआ है? हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स ने कवर किया हुआ है। ठीक है, तो ये हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया हॉर्टिकल्चर के बारे में, जैसे इसका वर्ड मीनिंग क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसकी ब्रांचेस क्या होती हैं और ये कितना बड़ा एरिया एमपी में कवर करता है।
इसके बाद हम अगर आगे बढ़े तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस क्या है। भैया हमें क्यों जरूरत है हॉर्टिकल्चर पढ़ने की? अगर कुछ इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होगा एमपी की इकोनॉमी में तो ही पढ़े, नहीं तो पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। तो हम देखते हैं सबसे पहले हॉर्टिकल्चर की इंपॉर्टेंस और उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है, क्योंकि ये बहुत जरूरी मतलब एक बहुत जरूरी कंपोनेंट है हमारे एग्रीकल्चर सिस्टम का हॉर्टिकल्चर। क्योंकि फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और फ्लावर्स तो आप और हम सभी सब कंज्यूम करते हैं, डेली बेसिस पे कंज्यूम करते हैं। तो अगर मान लीजिए हॉर्टिकल्चर नहीं हो पाएगा या उतने बड़े लेवल पर नहीं होगा तो इन सब चीजों का प्राइस राइज होगा और वो सीधे सीधे आप पर इफेक्ट करेगा। तो इसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल देकर बताया। अब हम इसके बाकी वो देख लेते हैं इसके सिग्निफिकेंस क्या है। इसमें क्या होता है, मोर पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन। जैसे कि अगर आपने गेहूं उगाया एक छोटे से एरिया में, मान लीजिए 1 एकड़ में गेहूं उगाया, तो आपको 100 किलो गेहूं, आपका 1 क्विंटल गेहूं 1 एकड़ में उगा, ठीक है। पर अगर आपने 1 एकड़ में कम से कम 100 पेड़ लगा दिए, इसके किसी भी फ्रूट्स के या वेजिटेबल के, मान लीजिए आपने अमरूद के पेड़ लगा दिए 1 एकड़ में, तो वहां पर क्या होगा, एक पेड़ पे बहुत किलो में, बहुत टन्स में, बहुत क्विंटल्स में क्या होंगे, फ्रूट्स होंगे, ठीक है। तो उससे क्या होगा, पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। अब पर यूनिट एरिया प्रोडक्शन बढ़ गया तो क्या होगा, इससे हमें आपको क्या फायदा, इससे क्या होगा, जो रेम्यूनरेशन टू द फार्मर्स है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। मतलब फार्मर की इनकम बढ़ जाएगी। जैसे जो मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, जिनके पास छोटे खेत होते हैं, अगर वो अपने खेतों के साइड में अगर हॉर्टिकल्चर के प्लांट्स लगा लें, जैसे फ्रूट्स के या फ्लावर्स के प्लांट लगा लें, तो उससे क्या होगा, उनकी पर पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है, पर यूनिट यूटिलाइजेशन ऑफ द लैंड है, वो ज्यादा हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंस क्या है, ड्यू टू नेशनल एंड इंटरनेशनल डिमांड, गुड सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। मान लीजिए कि हमारे यहाँ, जैसे कि आपने देखा होगा, आजकल एक फ्रूट है वो बहुत ज्यादा चलन में, जिसको क्या कहते हैं, एवोकाडो कहते हैं। 4-5 साल पहले आपने नाम नहीं सुना होगा। तो एवोकाडो कैसे है, फ्रूट है, फ्रूट है मतलब हॉर्टिकल्चर है। हॉर्टिकल्चर है मतलब अपने यहाँ तो बहुत कम होता है, बाहर से इंपोर्ट होके आता है। तो हमारे यहाँ भी कुछ इस तरीके के फ्रूट्स हैं जो बाहर नहीं होते हैं, बाहर उनकी प्रोडक्शन नहीं होती, हमारे यहाँ वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अगर हम उन तरीके के फ्रूट्स को उगाएंगे, वेजिटेबल्स को उगाएंगे या फ्लावर्स को उगाएंगे, तो किस चीज में कंट्रीब्यूट करेगा, फॉरेन एक्सचेंज में कंट्रीब्यूट करेगा। वो हमें क्या देगा, बाहर से डॉलर्स में पैसा ला के देगा जब हम उसको एक्सपोर्ट करेंगे। तो एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है हॉर्टिकल्चर का। तीसरा हम देखें, गुड सोर्स ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन, फूड्स एंड वेजिटेबल्स। देखिए मान लीजिए कि कभी किसी कारण से क्रॉप फेलियर हो जाता है, जैसे कि बाढ़ आ गई या आंधी तूफान आ गए या फसल बर्बाद हो गई, क्रॉप फेलियर हो गया, तो उसमें क्या होता है कि गुड सोर्स ऑफ, जैसे मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, उनके पास क्या है कि प्रॉपर न्यूट्रिशन के लिए फूड आइटम्स नहीं होते हैं। मान लीजिए किसी ने गेहूं उगाया तो सिर्फ उसके पास गेहूं ही बचा खाने के लिए। अब गेहूं से तो, वीट से तो उसको सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलेंगे, पर अगर उसके पास हॉर्टिकल्चर वाली क्रॉप होगी तो वो उनसे न्यूट्रिशंस ले पाएगा। जैसे सिट्रस फ्रूट है, जैसे कि मान लीजिए उसने संतरा बोया हुआ है अपने खेत में, तो अगर उसके पास संतरा भी है तो उसके क्या ले लेगा, उससे विटामिन सी ले लेगा, उससे क्या हो जाएगा, उसको न्यूट्रिशन मिल जाएंगे जितनी उसकी बॉडी को रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक्ट एज ए रॉ मटेरियल इन द इंडस्ट्रीज। किस तरीके की इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल की तरह यूज होता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज एंड स्पाइस इंडस्ट्रीज। जैसे कि फूड प्रोसेसिंग, जैसे कि आम का पेड़ है, आम का पेड़ है, आपने बहुत सारे अपने खेत में आम बो लिए। अब आपने उन आम की जब जैसे कैरी आई, उसको काट के आपने क्या डाल दिया, अचार डाल दिया, तो वो किस चीज का एग्जाम्पल है, फूड प्रोसेसिंग का। तो अब मान लीजिए कि आम के अचार की इंडस्ट्री के लिए क्या जरूरी है, रॉ मटेरियल के तौर पे आम। आम क्या है, फ्रूट, और फ्रूट की खेती को क्या कहते हैं, हॉर्टिकल्चर कहते हैं। उसी तरीके से स्पाइस इंडस्ट्रीज, मान लीजिए आपने मिर्ची, मिर्ची जो है वो बोई, अब मिर्ची क्या हो गई, स्पाइस इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल हो गई। अभी तो हम जाते हैं दुकान से एक पैक मिर्ची का पैकेट खरीदते हैं और वो लेकर आ जाते हैं, पर उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होती है, मिर्ची। मिर्ची क्या है, वेजिटेबल, वो भी क्या हो गई, एक हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हो गई। अब हम बात करें, इट प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन ऑल 3 सेक्टर्स। कौन कौन से 3 सेक्टर्स, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है, सबसे पहले किसान को तो जो फायदा होगा वो तो होगा ही सही, वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। दूसरा, जब ये एज अ रॉ मटेरियल किसी इंडस्ट्री में जाएगा तो वहां लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहां उनको फायदा होगा। अब टर्शरी सेक्टर, मान लीजिए ट्रांसपोर्टेशन, एक मसाला बनाने वाली कंपनी है, उसको उसने मसाला बनाया, उसने एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया, तो इस सेक्टर वाले लोगों को भी क्या होगा, फायदा होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। अब बात करें हम, मैक्स क्रॉप प्लांटेड टुगेदर, ठीक है, इससे क्या होता है, मोर यूज ऑफ लैंड एंड मोर ईल्ड्स। जो इस तरीके की क्रॉप है वो एक साथ बोई जाती है।
जैसे कि संतरे के बाग है तो वो पूरा संतरे का बाग है, जैसे आम का बाग है तो पूरा आम का बाग है, नींबू के पेड़ लगाए तो सारे नींबू के पेड़ लगे हुए हैं। तो उससे क्या होता है, यील्ड ज्यादा हो जाती है और लैंड का जो यूज है वो ज्यादा हो जाता है, ठीक है, मोर एफिशिएंटली लैंड का यूज हो जाता है। और आखिरी अगर हम इसका सिग्निफिकेंस देखें तो क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट इज वेरी लो एंड मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेलियर। जनरली क्या होता है जब हम गेहूं या चावल जैसी फसलें उगाते हैं, जैसे चावल है, जैसे राइस है, क्या इट रिक्वायर्स मोर वाटर टू ग्रो, ठीक है, आपने देखा होगा पैडी क्रॉप्स में क्या हमेशा पानी भरा हुआ होता है, ठीक है। पर इस तरीके की जो पेड़ होते हैं एक बार ये बढ़ गए तो इनकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाती है। इससे क्या फायदा होता है, इससे ये फायदा होता है कि भैया अगर मान लीजिए किसी समय बारिश नहीं हुई तो क्रॉप नहीं होगी, तो क्या होगा, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप हमें मिल जाएगी, ठीक है। तो ये 7 सिग्निफिकेंस। अब मान लीजिए कि आपसे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया सिग्निफिकेंस और इंपॉर्टेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर इन मध्य प्रदेश, तो आप सीधे ये 7 पॉइंट लिख सकते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। अगर हम बात करें अदर इंपॉर्टेंस क्या है, मान लीजिए 10 नंबर में आ गया तो एटलीस्ट आपके पास 10 पॉइंट होने चाहिए। अदर इंपॉर्टेंस क्या है, जैसे कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, तो राइज इन द इनकम ऑफ फार्मर, डेफिनेटली अगर इनकम में अगर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स हैं वो बिकेंगी तो फार्मर की इनकम जनरली ही बढ़ जाएगी। दूसरा रिलीजियस, मान लीजिए फ्लावर्स, फ्लावर्स कहां से आते हैं, हॉर्टिकल्चर से, अगर फ्लावर्स अवेलेबल नहीं होंगे तो क्या होगा, अपना रिलीजियस जो है उसकी इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। उसके अलावा ऑर्नामेंट्स एंटरटेनमेंट के काम आते हैं, हेल्थ और मेडिसिनल मेडिसिनल क्रॉप्स जैसे होती हैं, जैसे हल्दी हो गई, जैसे तुलसी हो गई, ये सब भी क्या है, एक तरीके से हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं। तो आपसे अगर 7 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स इन एमपी, तो आप क्या लिख देंगे, यही वाले 7 पॉइंट्स लिख देंगे जो अपन ने अभी देखे। इसके आगे अगर हम बढ़े, अब इसके बाद क्या होता है, सिग्निफिकेंस देख लिया हमने, डेफिनेशन देख ली हमने, बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया हमने कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। अब हम देखते हैं कि हॉर्टिकल्चर को करने के लिए मेजर चैलेंजेस क्या आते हैं। तो 2 जगह चैलेंजेस आ सकते हैं, सबसे पहले तो हार्वेस्ट करने के पहले मतलब काटने के पहले, और दूसरे कहां आ सकते हैं, काटने के बाद। तो काटने के पहले क्या क्या चैलेंजेस आते हैं वो हम देखते हैं यहां पर, जैसे कि हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखिए जनरली गेहूं वगैरह में तो क्या होता है, सब्सिडाइज्ड तरीके से चीजें होती हैं। इधर क्या होता है कि अगर आपको एक बाग बनाना है, एक बगीचा बनाना है किसी भी फ्रूट का या किसी भी वेजिटेबल का या किसी भी फ्लावर्स का, तो उसमें क्या होगी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगेगी और इतनी जल्दी रिटर्न नहीं आएगा, क्योंकि पेड़ बड़ा होगा, उसके बाद उसमें फ्रूट्स लगेंगे, हो सकता है कि किसी पेड़ के फ्रूट्स में कीड़े लग गए, हो सकता है कि किसी कोई सीड डिफॉल्टेड निकली, उसके कारण उस पेड़ में फ्रूट्स ही नहीं आए। तो अगला पॉइंट वही है। दूसरी इश्यू क्या है, लॉन्ग ग्रोइंग पीरियड ऑफ द क्रॉप्स। मान लीजिए एक जामफल का पेड़ उगने में 5 से 7 साल का समय लगेगा, जब वो पूरा बन जाएगा और उस पे फल आने लगेंगे। तो इतना ज्यादा टाइम तो गेहूं की फसल में नहीं लगता है, चावल की फसल में नहीं लगता है। व्हीट और राइस की फसल कैसी है, 5-6 महीने में बनके, 6-7 महीने में बनके तैयार हो जाती है, पर इनको कितना लगता है, ऑलमोस्ट 5 to 6 ईयर्स का टाइम लग जाता है। उसके बाद लैक ऑफ क्वालिटी ऑफ सीड्स, अच्छी सीड्स ना मिलना एक बहुत बड़ा प्री हार्वेस्ट का एक चैलेंज है। कैसे कि अगर सीड डिफॉल्टी मिल गई, तो हमने देखा जैसे सीड डिफॉल्टी मिली तो क्या हुआ, सीड डिफॉल्टी मिली तो पेड़ अच्छे से ग्रो नहीं कर पाया, उसमें जो फ्रूट्स है उनका साइज छोटा रह गया, या फिर उनमें कीड़े लग गए, या फिर उसमें टेस्ट नहीं रहा, या तो आपने फर्टिलाइजर बेटर नहीं डाले। ये सारी प्री हार्वेस्ट के इश्यूज एंड चैलेंजेस है। नो प्रोविजन फॉर एमएसपी, आपने सुना होगा फार्मर जो रहते हैं जनरली एमएसपी डिमांड करते हैं। एमएसपी क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये एक ऐसा सपोर्ट प्राइस होता है, मान लीजिए इसमें सरकार कहती है कि अगर आपके क्रॉप की कीमत इतनी एक थ्रेशोल्ड कीमत से अगर नीचे गिर जाती है, तो हम आपकी जो क्रॉप है वो थ्रेशोल्ड कीमत पर खरीद लेंगे, ठीक है। अब इससे क्या होता है, थ्रेशोल्ड कीमत पे खरीदते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता है। तो हॉर्टिकल्चर जैसी क्रॉप्स के लिए एमएसपी का कोई प्रोविजन नहीं है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि मान लीजिए किसी की क्रॉप फेलियर हो गई, एक बहुत ज्यादा रेट नीचे चले गए, मान लीजिए 30 किलो रुपए संतरे बिकते हैं, वो 10 रुपए किलो या 5 रुपए किलो बिकने लगे, तो फार्मर को क्या होगा, नुकसान। अगर वहीं अगर सरकार ने एमएसपी तय किया होता तो क्या होता, उसको फायदा हो जाता, एटलीस्ट उतना नुकसान नहीं होता। उसके बाद इंश्योरेंस फैसिलिटीज नहीं है। जैसे कि क्या होता है कि क्रॉप इंश्योरेंस होता है, मान लीजिए बाढ़ के कारण या आंधी के कारण आपकी क्रॉप फेलियर हो गया, तो उसका इंश्योरेंस क्लेम आपको मिल जाता है कि ठीक है भैया, इंश्योरेंस कंपनी क्लेम दे देती है। उसके बाद लैक ऑफ क्रेडिट टू द फार्मर्स, फार्मर्स को क्या है, क्रेडिट बहुत कम, मतलब क्रेडिट से क्या मतलब है, मतलब जो पैसा होता है, जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट लगती है, वो फार्मर्स को नहीं मिल पाती, क्योंकि जनरली क्या होता है, फार्मर्स जो होते हैं वो नॉन इंस्टीट्यूशनल तरीके से लोन लेते हैं, क्रेडिट लेते हैं। जैसे कि
जैसे गांव में एक साहूकार हो गया, या कोई एक बड़ा आदमी हो गया, या किराने की दुकान हो गई, जिसके पास ज्यादा पैसा है, तो फार्मर जाता है 6 महीने के लिए उससे क्रेडिट ले आता है, 6 महीने में अपनी गेहूं की और चावल की फसल काटता है, और उसके बाद क्या कर देता है, उसको बेच देता है और क्रेडिट लौटा देता है। पर इन क्रॉप्स में क्या होता है, इतना ज्यादा टाइम लगने के कारण उसको कोई क्रेडिट फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती, या तो इंस्टीट्यूशनल या नॉन इंस्टीट्यूशनल। अब हम देखते हैं पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है। पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है, पेरिशेबल नेचर होता है। पेरिशेबल नेचर मतलब ये चीजें खराब बहुत जल्दी हो जाती है। मान लीजिए कि एक फ्रूट है, एक वेजिटेबल है या फ्लावर है, आपने 5 दिन अपने पास रख लिया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो सड़ जाती है, खराब हो जाती है। तो इसलिए उसको जल्दी से जल्दी बेचना, एक अच्छी सप्लाई चेन बनाना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद देखें लैक ऑफ सप्लाई चेन एंड कोल्ड स्टोरेज। जैसे मैंने बताया पेरिशेबल आइटम है तो एक अच्छी सप्लाई चेन चाहिए, जैसे कि आज फार्म से टूटी तो कल या परसों तक उसका यूटिलाइजेशन हो जाए। कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटीज नहीं है, अगर आपको स्टोर करके भी रखना है तो ठंडी जगह पर रखना होगा, पर हमारे यहाँ इतने कोल्ड स्टोरेज नहीं है, और अगर है भी तो वो इनएक्सेसिबल है या फिर बहुत कॉस्टली है, जो एक मार्जिनल फार्मर्स के लिए इशू क्रिएट करते हैं। उसके अलावा लैक ऑफ प्रोसेसिंग यूनिट्स। प्रोसेसिंग यूनिट्स की हमारे पास बहुत कमी है, तो जब तक वहां तक पहुंचता है हमारा जो मटेरियल है वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। उसके अलावा फॉल्टी मार्केट सिस्टम्स। ठीक है, वही मैंने बताया कि टाइम कंज्यूमिंग होता है, वहां तक पहुंचेगा, उसके बाद बिकेगा, उसके बाद एंड यूजर तक जाएगा, जब तक चीजें खराब हो चुकी होती है। उसके बाद लो परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल। अब मान लीजिए कि एक आम का अचार आपने एक कंपनी से खरीदा, अब उसकी वैल्यू बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू आप खुद घर में लाके उसको आम डाल के काट के और बना लो। ठीक है, तो ये सारी दिक्कतें आती हैं, तो लोगों के पास उतनी परचेसिंग पावर है नहीं। परचेसिंग पावर नहीं है तो क्या होता है, लोग पैकेज्ड फूड कम खरीदते हैं, जिसके कारण इनको जो पोस्ट हार्वेस्ट दिक्कत है हॉर्टिकल्चर में वो आती है। हम आगे बढ़े, उसके बाद क्या देखना है, हमको ये देखना है कि भैया अगर हॉर्टिकल्चर है तो मध्य प्रदेश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हॉर्टिकल्चर कैसे काम कर रहा है। तो कैसे कर रहा है, जैसे कि हम फर्स्ट हैं किन चीज में, मेडिसिनल और एरोमेटिक क्रॉप्स में। मेडिसिनल क्रॉप्स कैसे कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि तुलसी का एक पौधा हो गया, हल्दी हो गई। ठीक है, ये इस तरीके के क्रॉप्स क्या होते हैं, मेडिसिनल क्रॉप्स होते हैं। तो इन इन मेडिसिनल क्रॉप्स के उसमें हम क्या है, फर्स्ट रैंक पे आते हैं। और किस चीज में फर्स्ट रैंक में आते हैं, 2022 के डेटा के अकॉर्डिंग ऑरेंजेस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होते हैं इंडिया में। कोरिएंडर जो होता है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है। उसके अलावा गार्लिक प्रोडक्शन जो होता है वो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा होता है। सेकेंड रैंक हमारी किन चीजों में है, जिंजर में है। ठीक है, अदरक जो हो गया, उसके अलावा गुआवा जामफल हो गए, पीस मटर हो गई और अनियन हो गए। इन सब के प्रोडक्शन में हमारी रैंक कौन सी है, सेकेंड रैंक है। उसके बाद लेबर इंटेंसिव सेक्टर है। ठीक है, बहुत ज्यादा लेबर लगता है, जैसे एग्रीकल्चर में लग रहा है, तो उससे क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है तो कहां कंट्रीब्यूट करता है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ मध्य प्रदेश में कंट्रीब्यूट करता है। उसके अलावा एमपी है 75% ऑफ द मार्जिनल फार्मर्स। ठीक है, तो हमारे यहाँ जितने भी जो फार्मर्स हैं उसका 75% ऑफ द फार्मर जो है छोटे किसान हैं, जिनके पास छोटी जमीन होती है। तो वो क्या कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को अपने खेत के आसपास लगा के क्या कर सकते हैं, अपनी इनकम जनरेशन कर सकते हैं। अगर हम बात करें इसमें क्या होता है, रिडक्शन इन द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, आपने इकोनॉमी में टर्म पढ़ी होगी, डिसगाइज्ड, छुपी हुई बेरोजगारी जिसको कहते हैं, डिसगाइज करके जो आती है। उसमें क्या होता है कि जैसे कि एक एक एकड़ का जो है खेत है, उस 1 एकड़ के खेत में क्या हो गया कि 10 लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, पर वहां पे जरूरत कितने की है, मात्र 5 लोगों की है, पर लोग कितने काम कर रहे हैं, 10 काम कर रहे हैं। तो जो 5 एक्स्ट्रा है वो क्या है, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। तो अगर हॉर्टिकल्चर से प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो ये डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी खत्म हो जाएगा। उसके अलावा हमारी फोर्थ रैंक है किसमें, वेजिटेबल्स में। 2018-19 के डेटा के अकॉर्डिंग फोर्थ रैंक है एमपी की हॉर्टिकल्चर में, वेजिटेबल सेक्टर। अगर हम इसके बाद आगे बढ़े तो हम देख सकते हैं कि एमपी गवर्नमेंट ने क्या क्या एफर्ट्स लिए हैं हॉर्टिकल्चर के डेवलपमेंट के लिए। हमें बहुत स्पेसिफिकली हॉर्टिकल्चर किसके रिस्पेक्ट में पढ़ना है, एमपी के रिस्पेक्ट में पढ़ना है। तो हम देखते हैं सबसे पहले एमपी क्या कर रहा है, स्पाइस एरिया डेवलपमेंट स्कीम चला रहा है। स्पाइस एरिया डेवलपमेंट स्कीम चला रहा है मतलब क्या चीजें हो रही हैं इसमें, 50% ऑफ द एक्सपेंडिचर जो है पेड टू द फार्मर। जैसे फार्मर ने 1 लाख रुपए लगाए तो सरकार उसको रेम्यूनरेशन करके कितना दे देगी, 50,000 रुपए वापस कर देगी। ठीक है, उसके बाद जो किसान बेच रहा है वो उसकी कमाई है। उसके बाद वेदर बेस्ड क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम। मान लीजिए वेदर बेस्ड, जैसे कि वेदर खराब है, ठीक है, अब या वेदर फोरकास्ट है कि अगले साल बारिश ज्यादा होने वाली है, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए आपको क्या दे देगी सरकार, इंश्योरेंस दे देगी। उसके अलावा बनाना डेवलपमेंट स्कीम, जैसे बनाना जो है हमारे यहाँ बुरहानपुर वाले रीजन में
ठीक है, बुरहानपुर वाले रीजन में बनाना क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, तो वहां पे बुरहानपुर बनाना डेवलपमेंट स्कीम हो गई। उसके बाद वेजिटेबल एक्सपांशन स्कीम, तो वही स्पाइस जैसे कि क्या 50% एक्सपेंसेस किसको दे देंगे, फार्मर्स को। किस मॉडल को प्रमोट कर रही है, किचन गार्डन को सरकार प्रमोट कर रही है। जैसा कि हमने शुरू में डिस्कस किया था, किचन गार्डन होते हैं तो किचन में जो वेस्ट मटेरियल निकलता है, जैसे चाय पत्ती हो गई या जो भी वेजिटेबल वेस्ट हो गया, मेन्योर हो गया, वो आप किचन के पीछे गार्डन डेवलप करो जिसमें सब्जी और फ्रूट्स आप उगा सकते हो। तो इस मॉडल को सरकार क्या कर रही है, प्रमोट कर रही है। उसके बाद हॉर्टिकल्चर हब स्टैब्लिशमेंट पॉलिसी लेके आई है, ठीक है, ताकि एक छोटे छोटे हब बना दिए जाए हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के लिए, जिससे क्या होगा, प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा। उसके अलावा मार्केटिंग उसकी बेटर हो पाएगी, साथ में पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट जो है वो बेटर हो पाएगा। किसके अंडर, हॉर्टिकल्चर हब स्टैब्लिशमेंट पॉलिसी 2012 के अंडर। और डायरेक्टरेट ऑफ हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग 1982 में सरकार खोल चुकी है। अब इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हाई क्वालिटी ऑफ प्लांट्स, मतलब रिसर्च करना, डेवलपमेंट करना और हाई क्वालिटी ऑफ प्लांट्स डेवलप करके फार्मर्स तक पहुंचाना, साथ में टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग प्रोवाइड करना फार्मर्स को। ठीक है, तो ये एफर्ट्स हैं किसके, एमपी गवर्नमेंट के। अब मान लीजिए कि आपसे हम पूछें कि क्या सजेशंस हो सकते हैं किस चीज के लिए, हॉर्टिकल्चर के लिए, तो हमें क्या लिखना है कि भैया टेक्नोलॉजी और साइंस लेड एडवांसमेंट हो। कैसे, कि हम अच्छे तरीके से सीड्स डेवलप करें, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स डेवलप करें, अच्छी मशीनरी का यूज करें, जिससे क्या हो, हमारा प्रोडक्शन बढ़े। दूसरा, हाई क्वालिटी ऑफ सीड्स एंड रिसर्च डेवलपमेंट, हमने बोला अच्छी क्वालिटी ऑफ सीड्स डेवलपमेंट करें, साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर फोकस करें। अडॉप्ट पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट, छोटे छोटे मान लीजिए अगर हम कोल्ड स्टोरेज खोल लें हर गांव में सरकार की मदद से, तो उससे क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत बेटर होगा। अब अगर हम बात करें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री लोकलाइजेशन एंड एक्सपांशन, तो जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं उस एरिया में, जैसे कि मैंने बताया आपको बुरहानपुर में केले ज्यादा होते हैं, तो केले की चिप्स से रिलेटेड इंडस्ट्री हो गई, या केले की जो भी जितने भी सेक्टर्स में वो यूज हो सकता है, उनकी इंडस्ट्री कहीं कहां पहुंच जाए, बुरहानपुर में पहुंच जाए। तो उससे क्या होगा, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, जो उसकी फार्म से लेके इंडस्ट्री तक आने का जो समय है, वो सब बच जाएगा। उसके अलावा इनको भी एक सेफ्टी नेट देना चाहिए, एमएसपी और इंश्योरेंस जैसा, कि मान लीजिए कि आपका क्रॉप फेलियर हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रॉप हो जाती है, उसका प्राइस मार्केट में कम हो जाता है, तो आपको क्या मिले, मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिले। उसके बाद फार्मर्स को एजुकेशन एंड ट्रेनिंग देनी चाहिए कि आप कैसे कर कर क्या हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स को बढ़ावा दे सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें क्वेश्चन आ गया कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ हॉर्टिकल्चर क्रॉप इन एमपी एंड इट्स कंट्रीब्यूशन इन एमपीज इकोनॉमी। ठीक है, तो हमने दोनों चीजें कवर कर ली, सिग्निफिकेंस देखे हमने 7 पॉइंट, साथ में हमने देखा कि एमपी के इकोनॉमी में कैसे कर सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसमें 7 नंबर में क्या बन सकता है, व्हाट आर द चैलेंजेस फेस्ड बाय द हॉर्टिकल्चर क्रॉप, या फिर किसी एक क्रॉप को लेके मान लीजिए कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय बनाना क्रॉप, या फिर कोई सी भी एक वेजिटेबल इन एमपी, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है। या फिर क्या क्वेश्चन आ सकता है, हॉर्टिकल्चर पॉलिसी क्या है एमपी की, उससे उससे डायरेक्ट एक क्वेश्चन बन सकता है। 2 नंबर में क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि हॉर्टिकल्चर क्या होता है। ठीक है, तो हमने देख लिया था, इट इज एन आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रोडक्शन, इंप्लीमेंटेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स और ह्यूमन फूड एंड नॉन फूड कंजम्पशन। ये हॉर्टिकल्चर की डेफिनेशन हो गई। हॉर्टिकल्चर में हमने जो 3-4 जो वेरिएशन देखे थे, ठीक है, ओलेरिकल्चर देखा था, फ्लोरिकल्चर देखा था, ये सीधे आ जाएगा। फ्लोरिकल्चर क्या होता है, इट इज अ साइंस ऑफ स्टडी ऑफ फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल क्रॉप्स, ये सीधे आपसे 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 10 नंबर में क्या आ सकता है, प्रॉपर हॉर्टिकल्चर का मध्य प्रदेश में क्या योगदान है, जैसे कि ये सारे पॉइंट्स मिला के एक 10 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है जिसको आपको लिखना है। तो आज हमने क्या कवर किया कि मध्य प्रदेश में हॉर्टिकल्चर, पहली बात तो हॉर्टिकल्चर क्या होता है, उसके सिग्निफिकेंस क्या होते हैं, इश्यूज एंड चैलेंजेस क्या होते हैं, मध्य प्रदेश की इकोनॉमी में हॉर्टिकल्चर का क्या जो है कंट्रीब्यूशन है, उसके अलावा क्या इश्यूज एंड चैलेंजेस आते हैं, उसके अलावा क्या देखा हमने, कैसे हॉर्टिकल्चर को बेटर कर सकते हैं हम मध्य प्रदेश के अंदर। ठीक है, तो ये हमने आज हॉर्टिकल्चर का टॉपिक कवर किया। ऐसे ही धीरे धीरे एक एक टॉपिक को हम आगे कवर करते जाएंगे। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी के लिए, जैसे कि प्रीलिम्स पास में आ रहा है 23 जून को 2024 का प्रीलिम्स है, तो उसके लिए दृष्टि आईएसएन बैंकिंग की तरफ से एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं, मात्र 99 में, 99 रुपीज में आपको कितने टेस्ट मिल रहे हैं, 38 टेस्ट मिल रहे हैं।
ठीक है, 39 टेस्ट मिल रहे हैं जिसमें डिस्क्रिप्शन आंसर्स होंगे, अच्छी फैकल्टीज द्वारा प्रिपेयर किए जाएंगे और 39 टेस्ट मिलेंगे। ठीक है, और कहां से मिलेंगे आपको? इस एप्लीकेशन से मिलेंगे, दृष्टि आईएएस बैंकिंग की एप्लीकेशन से। तो अगर आपको ये टेस्ट सीरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, अगर इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो या तो आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके टेस्ट सीरीज परचेज कर लीजिए मात्र 99 रुपीज में, या फिर ज्यादा इंफॉर्मेशन के लिए इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे के टॉपिक हम ऐसे ही करके रेगुलरली कवर करते जाएंगे। थैंक यू।